पता है, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अमेरिका में कहीं ना कहीं कोई H1B या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होगा। उसके अकाउंट में $1200 या $2000 का रिफंड भी आ जाएगा। उसे लगेगा कि उसने सब कुछ बिल्कुल सही किया है, लेकिन शायद उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत $10,000, $20,000 बल्कि $50,000 तक हो सकती है। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? उसे इस गलती का पता आज नहीं चलेगा, शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद, या तब जब उसके पास IRS का नोटिस आ जाएगा, ग्रीन कार्ड की प्रोसेस शुरू होगी या उसकी टैक्स हिस्ट्री की जांच होने लगेगी, तब ऐसा कुछ सामने आएगा। ये कोई मजाक नहीं है और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट तो बिल्कुल आपके सामने नहीं पड़ रही हूं। हर साल हजारों भारतीय H1B, L1 और ग्रीन कार्ड होल्डर्स ऐसी गलतियां करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपने लिए कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क खड़ा कर दिया है। आज आपको इस वीडियो में ऐसी ही 5 सबसे बड़ी टैक्स मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूं मैं, जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए अगर वो अमेरिका में काम करता है, रहने का कोई प्लान कर रहा है या फिर आने वाले समय में अमेरिका से इंडिया वापस आने के बारे में सोच रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हर गलती के साथ आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देंगे। ये भी समझ में आएगा आपको कि उस गलती से बचने का आसान सा तरीका क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर हमारे साथ, क्योंकि जब ये वीडियो एंड होने वाला होगा तो एक बोनस पॉइंट भी है आपके लिए, जिसे नजरअंदाज करना आपकी करोड़ों की संपत्ति पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले और सबसे कॉमन गलती क्या है टैक्स रिटर्न फाइल करने में, वो हम आपको बताते हैं। गलत टैक्स रिटर्न फाइल करना। अमेरिका पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उनके ऑफिस के दूसरे लोग करते हैं। टर्बो टैक्स, HNR ब्लॉक या फिर कोई भी नॉर्मल टैक्स सॉफ्टवेयर खोलते हैं, कुछ सवालों के जवाब देते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप छिपा है। अगर आप पहली बार अमेरिका आए हैं या साल के बीच में H1B पर पहुंचे हैं, तो जरूरी नहीं है कि IRS आपको टैक्स रेजिडेंट माने। IRS इसके लिए एक नियम इस्तेमाल करता है जिसे सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट आपके अमेरिका में बिताए गए दिनों की गणना करता है, यानी कैलकुलेट करता है आप कितने दिन अमेरिका में रहे। अगर आप रेजिडेंट एलियन नहीं हैं तो आपका नॉर्मल फॉर्म 1040 नहीं बल्कि फॉर्म 1040 NR या फिर कई मामलों में डुअल स्टेटस रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। लेकिन नॉर्मल टैक्स सॉफ्टवेयर अक्सर ये फर्क सही तरीके से नहीं समझ पाते। नतीजा ये होता है कि गलत फॉर्म फाइल हो जाता है, कभी ऐसा रिफंड मिल जाता है जिसका अधिकार ही नहीं था, और कभी ऐसे बेनिफिट्स छूट जाते हैं जो आपको कायदे से मिल जाने चाहिए थे। अब मान लीजिए रोहित नाम का एक शख्स है, अक्टूबर में H1B पर अमेरिका पहुंचा। ऑफिस के एक दोस्त ने कहा कि वही आप इस्तेमाल कर लो जो सब करते हैं। रोहित ने बिना रेजिडेंसी स्टेटस चेक किए रिटर्न फाइल कर दिया, उसे रिफंड भी मिल गया। 2 साल बाद ग्रीन कार्ड प्रोसेस के दौरान उसकी टैक्स हिस्ट्री रिव्यू हुई, तब पता चला कि शुरुआत में गलत रिटर्न फाइल किया गया था। अब सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि पेनल्टी और इंटरेस्ट भी जुड़ चुका था। यानी शुरुआत का छोटा सा रिफंड बाद में हजारों डॉलर का बिल बनकर सामने आया है। इसलिए सबसे पहला काम हमेशा यही करिएगा कि रिटर्न फाइल करने से पहले अपना रेजिडेंसी स्टेटस जरूर चेक करिएगा। सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट के फ्री कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। 5 मिनट का ये काम आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल परेशानी से बचा सकता है। अब आइए दूसरी गलती पर। यह गलती इतनी आम है कि बहुत से लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। अगर आपके पास भारत में बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि FD, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट या कोई भी फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट है और इन सभी अकाउंट्स का कंबाइंड हाईएस्ट बैलेंस साल में किसी भी समय $10,000 से ऊपर चला जाता है, तो आपको FBAR यानी फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपने इसे फाइल नहीं किया तो पेनल्टी $10,000 प्रति वर्ष यानी 1 साल में $10,000 तक हो सकती है। एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको, थोड़ा सा ये और क्लैरिटी देगा। प्रियंका नाम की एक ग्रीन कार्ड होल्डर है। भारत में उनके 3 अकाउंट्स हैं, एक सेविंग्स अकाउंट है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट है और एक NRE अकाउंट है। तीनों का कंबाइंड बैलेंस लगभग $22,000 है।
अब उन्हें लगा कि पैसा भारत में है, इसलिए अमेरिका में बताने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन IRS के नियम अलग है। 3 साल बाद F-बार फाइल नहीं किया। बाद में जब मामला सामने आया तो सिर्फ पेनल्टी ही लगभग $30,000 तक पहुंच चुकी थी। यानी लाखों रुपए सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें इस फॉर्म के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसी के साथ कई लोगों पर FATCA रिपोर्टिंग भी लागू होती है। अगर आपकी फॉरेन एसेट्स की तय सीमा से ऊपर है तो फॉर्म 8938 भी फाइल करना पड़ सकता है। इसलिए हर साल अपने सभी फॉरेन अकाउंट्स की हाईएस्ट बैलेंस जरूर चेक करिएगा। चलिए तीसरी गलती पे चलते हैं। ये गलती खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके भारत में सेविंग्स अकाउंट, FDs यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट्स अभी भी मौजूद हैं और वो अमेरिका में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में मिलने वाला इंटरेस्ट भारत का मामला, अमेरिका का इससे क्या मतलब। लेकिन अगर आप रेजिडेंट एलियन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो अमेरिका वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगाता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में जब टैक्स की बात की थी आपसे तो भी आपको ये बात बताई थी, एक बार फिर रिमाइंड करा रहे हैं। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है या रेजिडेंट एलियन है तो अमेरिका में आपकी दुनिया में कहीं भी इनकम हो रही हो, टैक्स लगेगा, वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगेगा। मतलब भारत का FD इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, कई मामलों में कैपिटल गेन्स, सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए राहुल पिछले 5 साल से H1B पर अमेरिका में है। भारत में उसकी 20 लाख रुपए की FD है जिससे हर साल लगभग 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब उन्होंने कभी US रिटर्न में इसे दिखाया ही नहीं। बाद में जब इनकम रिपोर्ट नहीं मिली तो उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का सामना करना पड़ा। याद रखिएगा, भारत में टैक्स फ्री होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका में भी वो पूरी तरह इग्नोर किया जा सकता है। हर साल अपने भारतीय बैंक स्टेटमेंट्स निकालिए और इंटरेस्ट इनकम की सही रिपोर्टिंग कीजिए। अब बात करते हैं चौथी और सबसे टेक्निकल गलती की। याद रखिएगा, इस गलती को ध्यान से सुनिएगा और इसका सॉल्यूशन भी ध्यान से सुनिएगा। प्रिवेंशन बेसिकली, अगर आपने भारत के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। अमेरिका के टैक्स रूल्स के अनुसार भारत के ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को PFIC यानी पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी माना जाता है। नाम सुनकर ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसका असर और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर आपने PFIC की सही रिपोर्टिंग नहीं की तो बाद में रिडेम्पशन के समय बहुत ऊंचा टैक्स और कई सालों का इंटरेस्ट लग सकता है। देखिए, अमित ने भारत में 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाए थे। कुछ साल बाद उनकी वैल्यू 25 लाख रुपए हो गई। उन्होंने कभी PFIC रिपोर्टिंग की ही नहीं थी। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचा जब तो IRS ने PFIC रूल्स लागू कर दिए। सिर्फ कैपिटल गेन्स नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टैक्स और कई सालों का इंटरेस्ट भी देना पड़ गया। इसलिए अगर आपके पास इंडियन म्यूचुअल फंड्स है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अक्सर फॉर्म 8621 जैसी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है और ऐसे मामलों में किसी एक्सपर्ट टैक्स प्रोफेशनल की सलाह लेना बेहतर रहता है। चलिए आखिरी गलती आपको बताते हैं, 5वीं गलती है और काफी बड़ी गलती है। ये गलती खासकर टेक प्रोफेशनल्स कर जाते हैं। ज्यादातर आप जानते होंगे कि अमेरिका में इंडिया से कितने टेक प्रोफेशनल्स जाते हैं, लेकिन ये गलती होती है उनसे। अगर आपको कंपनी से RSUs, ESOPs या स्टॉक अवार्ड्स मिलते हैं तो उनकी टैक्स रिपोर्टिंग सही होना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शेयर्स बेचने का पूरा अमाउंट कैपिटल गेन है, जबकि सच ये है कि RSUs वेस्ट होने के समय उनका वैल्यू पहले ही आपकी सैलरी यानी W2 इनकम का हिस्सा बन चुका होता है। बाद में जब आप शेयर्स बेचते हैं तो सिर्फ वेस्टिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का फर्क ही कैपिटल गेन माना जाता है। अगर आपने अपनी पूरी राशि, पूरा अमाउंट दोबारा कैपिटल गेन में दिखा दिया तो डबल टैक्सेशन जैसी सिचुएशन बन सकती है। विक्रम को कंपनी से $50,000 के RSUs मिले। उन्होंने बाद में शेयर्स बेच दिए और पूरा अमाउंट कैपिटल गेन में रिपोर्ट कर दिया। नतीजा, गलत कॉस्ट बेसिस के कारण एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ गया। इसलिए RSUs और ESOPs की रिपोर्टिंग करते समय वेस्टिंग डेट, कॉस्ट बेसिस और ब्रोकरेज स्टेटमेंट्स को हमेशा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमने आपको वादा किया था कि वीडियो के एंड में आपको एक बोनस पॉइंट बताएंगे। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आने वाले समय में भारत वापस आने की सोच रहे हैं तो एस्टेट टैक्स प्लानिंग को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टैक्स सिर्फ इनकम पर लगता है, लेकिन अमेरिका में कुछ सिचुएशंस में एस्टेट टैक्स भी लागू होता है।
अगर आपके एसेट्स बहुत बड़े हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट अकाउंट्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स, तो आने वाले समय की प्लानिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे आपके परिवार पर अननेसेसरी, अनावश्यक टैक्स बर्डन ना आए। और अब आखिर में चलते चलते सबसे जरूरी बात, अगर आपने पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया है और अब आपको लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद कि शायद कोई गलती हो गई है आपसे, तो घबराइएगा मत। अच्छी बात यह है कि कई मामलों में अमेंडेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। अगर एफ बार छूट गया है तो कुछ भी कंप्लायंस प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिनके जरिए सिचुएशन सुधारी जा सकती है। उनके पास जाइए जरूर, उनको समझिए और उसके थ्रू अपनी गलती सुधार दीजिए। जितनी जल्दी आप गलती पकड़ेंगे उतना ही कम नुकसान होगा। याद रखिएगा, अमेरिका का टैक्स सिस्टम सिर्फ इनकम टैक्स भरने का नाम नहीं है, ये रिपोर्टिंग का भी सिस्टम है। कई बार सबसे बड़ा नुकसान टैक्स से नहीं बल्कि जानकारी की कमी से हो जाता है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले 3 चीजें हमेशा चेक कीजिएगा। पहली, कि आपका सही रेजिडेंसी स्टेटस क्या है। दूसरी, कि क्या फॉरेन अकाउंट्स के लिए एफ बार या FATCA रिपोर्टिंग जरूरी है और आप वो कर रहे हैं। और तीसरी, क्या आपने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की सही जानकारी दी है। सिर्फ 15 से 20 मिनट की यह चेकिंग आपको आने वाले सालों में लाखों रुपए और अनगिनत परेशानियों से बचा सकती है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करिएगा जो अमेरिका में बैठ करके टैक्स फाइल कर रहे हैं, और उनको टैक्स मिस्टेक से बचा लीजिएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टॉपिक्स को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। किसी पेनल्टी या नोटिस से आपको बचाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर।